जैसा कि कल हम एक डेमो क्लास दिए थे आपको और मुझे लगा काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको, और इस मतलब कि जो सहयोग है आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसा सहयोग होगा आपका। तो उसी की सीरीज में जो कल हमारा युद्ध चल रहा था, ठीक है ना, उसी की सीरीज में मैं आज एक नए सीरीज को ऐड कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देखे होंगे, हेडिंग मैंने रखा है कि कर्नाटक का युद्ध, ठीक है। तो भैया, कर्नाटक का युद्ध कौन नहीं जानता। और कल का जितना युद्ध हुआ है आधुनिक भारत में, और मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे जजाऊ का हुआ, बीजापुर का हुआ, इसके बाद करनाल का हुआ, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्लासी और बक्सर, कहीं ना कहीं यह भी भारतीय इतिहास में, ठीक है ना, हम एक मोड़ है युद्ध। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ फॉरेन की कंट्रियाँ मतलब कंपनियाँ थीं, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे भारत में आई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे डच हो, चाहे पुर्तगीज हो, ये सभी लोग अपने मतलब कि अपना एक दावेदारी पेश करने के लिए भारत में अन्य देशों के साथ, जो अदर कंट्रियाँ आई थीं व्यापार करने, उनसे युद्ध करते थे लोग। तो उसी के सीरीज में मैंने आपसे कहा था जैसा कि इसको दो भाग में बांट के पढ़ा जाएगा, तो वैसे कर्नाटक वाला भी इम्पोर्टेंट है। अभी कर्नाटक के बाद इसी स्लाइड में और मतलब इसी लेक्चर में हम लोग मैसूर वाला भी कवर करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो देखा जाए तो आंग्ल कर्नाटक होता है, आंग्ल सिख होता है, आंग्ल मराठा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लेवल के अनुसार, जैसे आप एसआई का दे लीजिए पेपर, ये कांस्टेबल का दे रहे हैं, चाहे प्री का भी दीजिए, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटक का युद्ध कवर कर लिया जाए, क्योंकि कर्नाटक का युद्ध ही नहीं है, बल्कि कर्नाटक के युद्ध में बहुत सी अप्रत्यक्ष बातें हमें उसमें दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर मैसूर का देख लिया जाए तो मैसूर का इम्पोर्टेंट होगा। उसके पहले अगर दो चार जो मतलब कि हुआ है उसको भी देख लीजिएगा आप। और इतना भी अगर कवर कर लेते हो आप युद्ध को, तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लगभग आपका जो भी आधुनिक इतिहास में या भारत के इतिहास में जो भी युद्ध है इम्पोर्टेंट, वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कर्नाटक का युद्ध। जैसा कि मैंने लिखा है, ठीक है ना, कि कर्नाटक का जो युद्ध है, कर्नाटक का जो युद्ध है, वो यह युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों, ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच में व्यापारिक एकाधिकार व राजनीतिक एकाधिकार का परिणाम था। इस युद्ध ने यह निश्चय किया कि या कर दिया कि, ठीक है, भारत पर अधिकार अंग्रेजों का होगा। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है ये, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है ना, अगर आप सोचें तो हाई लेवल का प्रश्न बन सकता है कि किस युद्ध के बाद यह क्लियर हो गया था कि भारत पर जो अधिकार होगा, भारत पर जो व्यापार करेंगे लोग, ठीक है ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक युद्ध के बाद ही ये क्लियर हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये कर्नाटक का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि यह निश्चित कर देता है युद्ध कि भारत में अगर कोई शासन करेगा तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन करेगी। और देखा जाए तो ये तीन युद्ध होते हैं कर्नाटक के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन इसमें बड़ी रोचक कहानी है, और तीनों युद्ध कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कह लीजिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत पर व्यापार कौन करेगा, राजनीति का मालिक कौन होगा भारत के, उसी की लड़ाई है बस। और ये लड़ाई यहाँ की नहीं है। आखिर में जो अंग्रेज है, चाहे ब्रिटिश या फ्रांसीसी की लड़ाई यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पर लड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो लड़ाई उत्पन्न होती है वो आपके यूरोप में उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि कर्नाटक का जो युद्ध है, इससे क्लियर हो जाएगा कि भारत पर शासन कौन करेगा। तो मैंने इसीलिए इसका टाइटल भी रखा है कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है ना, के बीच व्यापारिक एकाधिकार व राजनीतिक एकाधिकार का परिणाम था। इस युद्ध ने यह निश्चय कर दिया कि भारत पर अधिकार अंग्रेजों का होगा। अब एक बात खोल के सुन लो। देखो, सबसे बड़ी बात है कि केवल जब इतिहास को पढ़ा जाए तो इतिहास को रटने से कोई मतलब नहीं है। और मेरा मानना है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ कि आप रट के किसी चीज़ को रटने के लिए तो मैं स्टैटिक जीके चला रहा हूँ और जल्दी ही ला रहा हूँ स्टैटिक जीके, और उस पर भी कार्य चल रहा है, लेकिन वो स्टैटिक जीके होगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है, इतिहास से बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर ये सोचिए, थोड़ा सा सोचने की बात है कि देश हमारा, राज्य हमारा, संसाधन हमारे
और हम पर अधिकार के लिए दो विदेशी कंपनियां लड़ रही हैं, क्या गजब की बात है। और हमारे राजा, ठीक है ना, चूड़ी पहन के, अब ऐसा शब्द अच्छा ही लगता है उन लोग के लिए, ठीक है ना, बैठे हैं लोग, और देखना कितना आनंद आएगा इस युद्धों में। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। कर्नाटक का युद्ध, यह युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक एकाधिकार, राजनीतिक एकाधिकार का परिणाम था। इस युद्ध ने यह निश्चय कर दिया कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला युद्ध है आपका कर्नाटक का पहला युद्ध। यह हुआ है 1746 से 1748 के बीच में। देखो युद्ध को कैसे पढ़ा जाएगा, मतलब युद्ध एक ही बार नहीं हुआ, उसमें कई बार छोटे छोटे छद्म युद्ध भी होते थे, उसमें एक बड़ा युद्ध भी हो जाता था। तो 1746 से लेकर 1748 तक एक कालखंड विभाजित कर दिया गया है कि इसी के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ है। और क्या परिवर्तन होता, उसमें इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा है, तो पहले यह समझ लेते हैं कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध 1746 या 48 के बीच में हुआ है, यह हुआ क्यों है। तो थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बिंदु में रखा है कि यह जो युद्ध है, ठीक है ना, यह जो युद्ध है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ठीक है ना, सबसे पर ध्यान देना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। अर्थात ऑस्ट्रिया की राजधानी सभी लोग जानते हैं वियना, और ये वही ऑस्ट्रिया है साहब जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार लगता है, ठीक है ना। यहीं पर ऑस्ट्रिया के राजा को, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था सर्बिया में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यही कारण था, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार लगने का। खैर ये दूसरी बातें हैं। तो यही जो कर्नाटक का पहला युद्ध होता है, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र है। अर्थात ऑस्ट्रिया में अंग्रेजों का उत्तराधिकारी होगा कि फ्रांसीसियों का उत्तराधिकारी होगा, झगड़ा वहां का है, लेकिन सुलझाएंगे यहां पर सब। और देखना इसमें भारतीय कैसे पिसेंगे, उनकी कमजोरियों का जो उजागर है कैसे होता है, ये बहुत देखने की बातें हैं। तो इसी युद्ध में अगर देखा जाए तो एक है आपका सेंट थोमे का युद्ध, ठीक है ना, ये 1748 में होता है। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब अनवरुद्दीन को हराया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बात यह है कि फ्रांसीसियों ने नवाब अनवरुद्दीन को हराया, तो अनवरुद्दीन कौन था, उस समय कर्नाटक का नवाब था। यह कहीं ना कहीं इसका जो झुकाव था वो अंग्रेजों के प्रति था। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर अंग्रेज वहाँ पर फ्रांसीसी उसके दुश्मन, जहाँ पे जिसके फ्रांसीसी दोस्त उसके अंग्रेज दुश्मन, ये तो चलता रहता था क्योंकि उनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा थी। तो इस युद्ध की हार से भारतीय राजाओं, मतलब कि इसमें अनवरुद्दीन हारा गया। जब हार गया अनवरुद्दीन, तो जो हुआ एक बना था दिखाने वाला कि भारतीय राजाओं के पास बहुत पावर, वैसे भी जान चुके थे लोग कि भारतीय राजाओं के पास कितना पावर है, ठीक है ना, बताने की बात नहीं है। अभी 48 चल रहा है, आप 1756 में देखना प्लासी का, 1764 में देखना बक्सर का, सब पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हमारी अच्छाइयाँ क्या है। तो कहीं ना कहीं एक मैंने टाइटल रखा है कि सेंट थोमे का युद्ध जो हुआ, उस फ्रांसीसियों ने नवाब अनवरुद्दीन को हराया। अर्थात नवाब अनवरुद्दीन जो थे वो कर्नाटक के नवाब थे, फ्रांसीसी उनको हरा दिए। और जब हरा दिए साहब, तो इस युद्ध की हार से भारतीय राजाओं की खोखली राजनीति का पता चलता है। बहुत बड़ी बात है कि इन लोग जो कि एक ऐसा चोला पहन के बैठे थे कि हम राजा है ना, और हम बड़े शक्तिशाली हैं, जो मैं था इनके अंदर कि हमें कोई हरा नहीं सकता, वो मैं टूट गया, इनका जबरदस्त तरीके से टूट गया सेंट थोमे के युद्ध में। तो कर्नाटक के पहला युद्ध में अगर देखा जाए तो एक सेंट थोमे का युद्ध है, 48 में होता है, जिसमें फ्रांसीसियों ने नवाब अनवरुद्दीन को हराया, ठीक है ना। तो इस युद्ध से पता चल जाता है कि भारतीय राजा, ठीक है ना, वैसे आप जानते हैं कि भारत में जो परंपरा थी, ठीक है ना, राजा का लड़का ही राजा होगा, इससे काफ़ी लोगों को लगता था यास हो जाते थे, जहांगीर जैसे लोग पैदा हो जाते थे। उधर अगर देखा जाए तो अजातशत्रु जैसे लोग पैदा हो जाते थे, बड़े खतरनाक लोग ऐसे पैदा होते थे जो इतिहास को धूमिल करके गए हैं, ठीक है। तो कर्नाटक का पहला युद्ध बिल्कुल याद रखिएगा, 1746 से 1748 में फ्रांसीसी और जो अंग्रेजों की तरफ से था अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक का नवाब था, इसको फ्रांसीसियों ने हरा दिया। अब जाहिर सी बात है साहब कि अगर फ्रांसीसी एक युद्ध जीत चुके हैं, ठीक है, तो आराम से दूसरे युद्ध की भी तैयारी करेंगे। अब देखो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है, कितना जबरदस्त युद्ध है ये, 1749 से 1754 तक, लगभग 5 सालों तक युद्ध चलता है। अब ये बात है कि 5 सालों की बात कर लो तो 5 साल तक लड़ेंगे थोड़ो, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 महीने के करीब हुआ था, तो 5 साल तक लड़ेंगे थोड़ो भाई साहब। लेकिन जो तनातनी है, जैसे हम जम्मू कश्मीर से 70 साल, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से लगभग 70 और 75 सालों से विवाद घेरते हुए आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब कि 75 सालों से हम आक्रमण ही कर रहे हैं? नहीं, उसमें आक्रमण 3 हुआ, बाकी छद्म युद्ध पाकिस्तान करता, हम उसका कार्रवाई करते हैं। उसी प्रकार ये जो 5 साल है, 5 साल में उसी प्रकार लड़ाई हुई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले
की सोची समझी चाल का परिणाम था। ये जो युद्ध है, ठीक है ना, ये फ्रांसीसी गवर्नर, और ये गजब का आदमी है। थोड़ा सा डुप्ले की मैं एक अभी ये जब पूरा सीरीज क्लियर कर लूँगा तो जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है ना, जितने भी मध्यकाल के राजा अच्छे हुए हैं बुरे हुए हैं, सबकी मैं बायोग्राफी कवर करूँगा, चाहे जहांगीर हो चाहे शाहजहाँ हो, ठीक है ना। उसके बाद में अंग्रेज़ों में जो अच्छे अच्छे लोग आए, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, उनकी भी बायोग्राफी कवर किया जाएगा। हमको लगता है कि बायोग्राफी अगर कवर कर लें तो काफ़ी हमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो खैर बात करते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की सोची समझी चाल का परिणाम था। और साहब डुप्ले बहुत खतरनाक आदमी था। अगर मैं कहता हूँ कि अगर डुप्ले के साथ छलबाजी या फ्रांसीसी कंपनी इसे वापस फ्रांस ना बुलाती तो शायद हम ये आज पढ़ते कि भारत अंग्रेजों का गुलाम ना हो कि फ्रांसीसियों का गुलाम था। एक शख्स जो कि पूरी अंग्रेजी प्रशासन की नींव हिला दिए के रख दिया था अपने समझदारी के बल पर, अपने सोच के बल पर, बहुत खतरनाक आदमी था। तो ये जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध है, ठीक है ना, ये डुप्ले की सोची समझी साजिश है। इसी में सेकेंड कर्नाटक युद्ध में अम्बयूर का युद्ध होता है। ये 1749 होगा, थोड़ा सा मैं इसको 749 कर दिया, सॉरी। ये हुआ था निजाम मुल्क, चंदा साहेब और डुप्ले की संयुक्त सेना, ठीक है ना। किससे लड़ रही है? देखो ये लड़ रही है भैया आपके सेना कर्नाटक के नवाब को हराया। यानी कि देखो कितनी ज़बरदस्त बात है कि निजाम मुल्क अपना ही है, चंदा साहब अपने ही हैं, लेकिन यह बगल वाले कर्नाटक के नवाब को हराने के लिए डुप्ले के साथ समझौता करते हैं। थोड़ी सी ये जो राजनीति है संयुक्त की, और खासकर दूसरे लोगों के साथ, चाहे फ्रांसीसियों के साथ, चाहे अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के साथ, बाद में वो मतलब हमारे भारतीय राजाओं की सहायता लेके हमारे भारतीय राजाओं को हरा देते हैं, फिर जिनकी सहायता लिए रहते हैं उन्हीं को उल्टे हरा देते हैं। ये हमको लगता है कि एक नंबर की बात है कि जितने भी भारतीय राजा थे ना, ये वैसा ही सोच थी इनकी कि बाद में पिटाएं लोग, बढ़िया से खचा जाए लोग, यही इनका मतलब था। देखो यहाँ पे मतलब सत्ता के लिए निजाम मुल्क चंदा साहब को डुप्ले मिला लेता है, खूब बढ़िया बढ़िया लुभावना देता है। ये भी लोग सोचते हैं साहब हरा दो, और हरा दोगे। देखो कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक किसी दूसरे क्षेत्र में थोड़ो है, अपने क्षेत्र में भारत का हिस्सा है, उसको हरा दो। हरा दोगे तो हम उसको मतलब उसके ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे और आपको खूब इनाम देंगे। और ये तो चाहता ही था कि हमें खूब पुरस्कार मिले, खूब पुरस्कार मिले साहब, ये तो चाहता ही था। ये डुप्ले बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत खतरनाक। हमको लगता है कि अंग्रेज जितने भी गवर्नर आए थे, ठीक है ना, जितने भी गवर्नर आए थे सब में बहुत खतरनाक था। इसके बाद अगर बात करें तो इस युद्ध में संयुक्त सेना लड़ी, और जाहिर सी बात है जब संयुक्त सेना लड़ती है तो हार तो होगी ही। इस युद्ध के बाद भारतीय राजाओं द्वारा डुप्ले को बहुत ज़्यादा धन राशि दी गई। बहुत बड़ी बात है, जब लोग जीत गए पूरा हिस्सा बंटने लगा, खूब दिल खोल के खर्च किए। हमारे यहाँ होता है कि जब व्यक्ति जीत जाता है तो वो अपने भविष्य की ना चिंता करते हुए अपने संपत्ति पर खूब खर्च करता है। और ये भी लोग जब कर्नाटक के नवाब को हरा दिए, ये गरीब लोग इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि खूब संपत्ति का भंडार खोल दिया और डुप्ले को कह दिया साहब कि जितना लेना है तुम्हें, तुम जाके ले लो। और डुप्ले कहाँ मानने वाला, डुप्ले के दिमाग में बात बैठ गई साहब कि गजब है इनके पास संपत्ति, अगर हमारा अधिकार इस पर हो जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फ्रांस के पास अथाह संपत्ति हो जाएगी। डुप्ले की ये पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त थी। तो अगर देखा जाए तो इस युद्ध के बाद भारतीय राजाओं ने डुप्ले को बहुत ज़्यादा धन दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की पॉलिसी यहाँ पर फ्रांसीसियों की पॉलिसी से ज़बरदस्त थी, और तुरंत अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और डुप्ले का ट्रांसफ़र कर दिया। वो डुप्ले जो कि फ्रांसीसी सेना को, सुनना ध्यान से, फ्रांसीसी सेना को या फ्रांसीसी कंपनी को उत्कर्ष पर लेके जा रहा है, उसके भविष्य को उजागर कर रहा है। हाँ, कुछ पॉलिसियाँ इसकी थी जो गड़बड़ थी, जिसका विरोध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, लेकिन भाई साहब अगर 100 में 30 गलत हो जाए और 70 सही हो जाए तो उसे हम गलत नहीं कह सकते। वो एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिफाई व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की सोची समझी नीति के आगे जो डुप्ले था या फ्रांसीसी कंपनी थी वो फंस गई, ठीक है ना, और डुप्ले का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके स्थान पर जो गवर्नर आया, ठीक है ना, वो बेचारा कुछ गरीब था, कुछ कर नहीं पाया खास। उसके नेतृत्व में कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है, और ये युद्ध भी देखेंगे तो युद्ध हो रहा था यूरोप में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ना, कि यूरोप में युद्ध हो रहा है और यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं सब। हमारे यहाँ के लोग दिमाग लगवा रहे हैं। यूरोप में प्रारंभ सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम। यूरोप में 7 वर्ष का युद्ध प्रारंभ हुआ था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, यानी ब्रिटिशों के बीच।
और उसका परिणाम हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और परिणाम यह है कि 1756 से 1763 के बीच में आप देखेंगे तो एक जबरदस्त युद्ध करवाते हैं लोग। उसी बीच में एक युद्ध है वांडीवास का युद्ध, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी, ठीक है ना, 1760 को वांडीवास का युद्ध हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। और ये ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और ब्रिटिश अपना काम कर गए थे, क्योंकि उस समय तक, ठीक है ना, डुप्ले का जो ट्रांसफ़र हो चुका था वह वापस फ्रांस जा चुका था, अंग्रेज अपना काम कर चुके थे। और यह युद्ध में आप देखेंगे तो फ्रांसीसी ज़बरदस्त बुरी तरह उसके हारते हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका सपना था, जो एक उम्मीद थी कि हम भारत के व्यापार पर एक अधिकार बनाएंगे या उनके राजनीति पर दबाव बनाएंगे, यह सपना उनका चूर चूर हो जाता है। और इस युद्ध से ही यह प्रशस्त हो जाता है कि भारत पर अगर कोई काम करेगा ना, कोई राज करेगा, तो वो भैया राज करेंगे, कौन राज करेंगे, अंग्रेज ही राज करेंगे। और देखो अभी तक भी हम अंग्रेजों के सदमे से, अंग्रेज जो हमें दुख दिए हैं, उबर नहीं पाया भारत। तो इस युद्ध के बाद क्लियर हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि किस युद्ध के बाद यह क्लियर होता है कि भारत में अंग्रेज प्रशासन ही रहेगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-1763 के बाद। अगर कोई पूछेगा वाणिवास का युद्ध कब होता है, किस युद्ध के दौरान होता है, तो कर्नाटक के तीसरे युद्ध के दौरान होता है। तो यार बिल्कुल याद रखिएगा वांडीवास 22 जनवरी 1760 को, ठीक है ना। और यह कहीं ना कहीं निर्धारित कर देता है कि भारत का भविष्य, ठीक है ना, किसके हाथों में जाएगा, अंग्रेजों के हाथों में जाएगा कि फ्रांसीसियों के हाथों में जाएगा। और यहीं से फ्रांसीसियों की कमर टूट जाती है और धीरे धीरे फ्रांसीसी, ठीक है ना, भारत से पलायन कर जाते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये कर्नाटक का तीनों युद्ध और कर्नाटक की युद्ध का जो सेंस है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और कि ये कितनी अजीब बात है कि हमारे भारत के लोग, भारत के राजा को हराने के लिए, शब्द पर ध्यान देना, भारत के राजा को हराने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ लेता है, मांगता है। और मुझे लगता है कि वो परिवार बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, या उसका संतुलन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, जिसका या जिन दो परिवार के झगड़ों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। तो इसीलिए यहाँ से एक सीख ये मिलती है सर कि परिवार में जब भी कोई ज़बरदस्त काम हो, उसमें तीसरे को इंक्लूड ना करिए। अगर तीसरा आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना उल्लू सीधा करेगा। उदाहरण आपके सामने। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सर, आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन नहीं जानता इसको, टीपू सुल्तान हैदर अली का कारनामा। और वो टीपू सुल्तान जो कि अंग्रेजों को नाक से छना चबाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे लोगों के विषय में पढ़ने का बड़ा मन करता है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि मैं इंपॉर्टेंट लोगों की बायोग्राफी कवर करूंगा, ठीक है ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना, जीवन का आनंद भी लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों और बंगाल के नवाब को हराने के बाद अंग्रेजों का उत्साह चरम पर चला गया था, जिसका परिणाम मैसूर युद्ध था। अब बहुत राज की बात है भैया। देखो कि जाहिर सी बात है कि अगर आप भी 2-4 परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हो तो ना टीचर को कुछ समझते हो, ना अपने गर्लफ्रेंड को कुछ समझते हो, है ना। अब उसको तुमको ये लगता है कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, होता भी है, और जो कर्म करेगा उसको विश्वास तो रहेगा ही साहब, ठीक है। उसी तरह इन्होंने पहले तो फ्रांसीसियों को पीटा, फ्रांसीसी की कमर टूट गई, मलहम पट्टी हो रहा है, अब जाने के कगार पे हैं लोग। और दूसरी बात 1757 और 1764 में उत्तर भारत के क्षेत्र में, बंगाल वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। हौसला एकदम स्क्वायर में बढ़ रहा है इनका, अंग्रेजों का। और मुझे लगता है कि युद्ध सबसे पहले दिमाग से, हौसलों में से ही होता है। अगर कोई भी युद्ध हो, हमें परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा देने जाना है तो सबसे पहले हम दिमाग में ही डिसाइड कर लेंगे कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। अब यही जो कुल सोच कीजिए, बाकी नहीं, है ना, मतलब पढ़े ही नहीं है जब, और सोच घटिया है तो सब कुछ यहीं पे हो जाता है। इसलिए सोच अच्छी रखिए, ठीक है ना, और दिमाग का प्रयोग करते रहिए। देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी और बंगाल के नवाब को हराने के बाद अंग्रेजों का उत्साह चरम पर चला गया, जिसका परिणाम था मैसूर का युद्ध। बिल्कुल सर, होना भी चाहिए। और जो हश्र अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं का किया, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि ये लोग इसी लायक थे ही। मीर जाफर गद्दी के चक्कर में सिराजुद्दौला से धोखा कर जाता है, तो जाहिर सी बात है आप अगर धोखा किसी के साथ करोगे तो आपके साथ करने वाला तैयार होगा, उसका दामाद उसके साथ धोखा कर देता है। अंग्रेज
को तो शासन करना है, और वो तो निश्चित करके आए थे, उनके मन में यही था कि कुछ भी हो जाए इस सोने की चिड़िया को हम छोड़ेंगे नहीं। और साहब, भारत गजनी के 17 बार लूटने के बाद, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद फिर भी सोने का चिड़िया है। सोचिए कितनी ज़बरदस्त बात है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आंग्ल मैसूर युद्ध के सीरीज में अगर चलें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में होता है। इसमें अगर देखा जाए तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, इसके बाद जो मराठा थे, निजाम, अंग्रेज, ठीक है ना, ये सभी लोग एक तरफ हो गए थे। हराना किसको है, शब्द पर ध्यान देना। मराठा, निजाम, अंग्रेज, सभी लोग, ये गरीब लोग सभी एक व्यक्ति को हराने के लिए, और वो भी अपना है, अपना कौन है, हैदर अली, हराने के लिए सभी लोग एक हो गए। अंग्रेजों को अपना उल्लू सीधा करना था, निजाम को ज़मीन चाहिए था, मराठा को ज़मीन चाहिए था। अंग्रेज कहते थे कि जब दोनों को ज़मीन दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि मेन सबसे शक्तिशाली जो है उसको पहले हराओ। तो हैदर अली इन तीनों लोग से खतरनाक है। इन तीनों ने अंग्रेजों के दिमाग के हिसाब से गठबंधन बनाया और हैदर अली को हरा दिया। और हराएंगे कैसे, इतनी जल्दी थोड़ा हरा देंगे। जिसके पास जज्बा जुनून होगा इतना जल्दी हार जाएगा, नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा, ठीक है। तो ये लोग त्रिगुट बना दिए। जाहिर सी बात है, युद्ध हुआ, जबरदस्त तरीके से युद्ध हुआ, दोनों तरफ से नरसंहार हुआ। हैदर अली ने भी अपना जज्बा था इसके अंदर। इस युद्ध में हैदर ने अंग्रेजों को संधि करने विवश कर दिया। देखिए, मैंने लिखा है इसको कि मैं मानता हूं कि परिणाम नहीं मिला होगा, लेकिन कह रहा है कि अंग्रेजों को संधि करने पर विवश कर दिया हैदर अली ने। और इसी युद्ध के दौरान एक संधि होती है, उस संधि का नाम है मद्रास की संधि। काफी इंपॉर्टेंट है सर। आंग्ल मैसूर युद्ध के जितने लड़ाई होंगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ में तो नहीं, तीनों में आपको संधियां मिलेंगी, तीनों में आपको संधियां मिलेंगी। और ये संधियां काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ लेता है, मद्रास की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी या किस युद्ध के दौरान हुई थी? मंगलौर की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी? काफी जबरदस्त तरीके से पूछता है, ठीक है। तो हैदर अली, मतलब कि युद्ध में हार जीत नहीं है, युद्ध बराबरी पर है। लोगों को यह लगा था कि हम हैदर अली से जीत जाएंगे, लेकिन ये जो उनका भ्रम था, ठीक है ना, वो तोड़ दिया हैदर अली ने। जबरदस्त था साहब, शासक था, हारेगा कैसे। मद्रास की संधि हुई, दोनों लोग में ये कहा गया, अरे संधि यार, संधि का मतलब ये होता है कि सुलहनामा, गांव में सुलहनामा होता है ना, उसी तरह संधि होती है। सुलहनामा में देखेंगे पूरा बढ़िया से पत्र पर लिखा था, यहाँ पर भी पहले पत्र पर लिखा जाता था, खूब लिखा गया कि न तू हमारे ऊपर आक्रमण करिए, ना हम तोरे ऊपर करब, ठीक है ना, न तू हमारे दरवाजे पे आना, ना हम तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। लेकिन अंग्रेज थे साले, मानेंगे कैसे, बहुत खतरनाक थे। इनकी पॉलिसी दिखाती है कि देखो सर, मरना तो सबको है, 100 वर्ष में, 70 वर्ष में सभी को मरना है। कोई 65 में चला जाएगा, कोई कोरोना से चले जाएगा, वो तो नियम है उसका। कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाएगा, किसी, है ना, कि बीबी सता देगी, वो जाएगा। लेकिन इस 60 और 70 वर्ष के उम्र में व्यक्ति अगर कुछ करके चला जाए तो यह दुनिया उसे याद रखती है। हैदर अली को कोई नहीं याद रखता। आपके गांव के राम खिलावन चाचा होंगे, उनको कोई याद नहीं रखता होगा। सही बात बता रहे हैं। हैदर अली देखो, जज्बाती है, जुनूनी है, 3 लोग अकेले तरफ हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाए। बाद में संधि कर लिए लोग, चला भैया कोनो बात ना, तो हमारे ऊपर मरियाम तो के मारर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम यह था, मद्रास की संधि। अब देखो, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यह चला 1780 से 1784 के बीच में। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण यह है कि मद्रास की संधि का विफल हो जाना। और जाहिर सी बात है, जब सुलहनामा फाड़ के फेंक दोगे तो झगड़ा तो ही करेगा, दोनों पक्ष में हो सकता है, मजबूत जो होगा जीतेगा। इस युद्ध की मतलब कि मद्रास में जो बातें कही गई थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया रणनीति चलाई। जो निजाम और मराठों को भ्रम था कि आखिर अंग्रेज हमारे साथ मिलकर हम हैदर अली को हरा देंगे, देखो ना कितना बढ़िया दिमाग लगाए अंग्रेज। अब ये लोग बेचारे लोग एक तरफ हो रहे हैं, गरीब लोग, हैदर अली, निजाम और मराठा। ये मराठा, निजाम, ये गरीब भैया लोग पहले किसके तरफ थे? अंग्रेजों के तरफ। अब हैदर अली से आ गए, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि बुरे लोगों का संगत करोगे तो कभी अपना रंग दिखाएगा। अंग्रेजों का मनसा था भारत को हड़पना, भारत को लूटना। ये लोग दिमाग लगा के सोचे कि हम
अंग्रेजों के सहयोग से हैदर अली पर आक्रमण करके उसके हिस्से को ले लेंगे, फिर आराम करेंगे हम लोग। यही गलती जो निजाम और मराठा किए हैं, यही गलती किया था दौलत खान लोधी ने, यही गलती किए थे आपके जयचंद ने। परिणाम देखो क्या हुआ। जयचंद बेचारे सोचे कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के पूरा दिल्ली हम ही को देके चला जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में उसका भी चला गया, जयचंद का भी। यही गलती दौलत खान लोधी भी किए थे। गए थे अफगानिस्तान बुलाने बाबर को, चला भैया हमारे के बहुत परेशान के लिए, बाद में लूट के छोड़ के चला जाएगा। गलती नहीं होनी चाहिए। अपने लोग से कभी खिलवाड़ नहीं। देखो अब ये लोग जाके पैर छू रहे हैं कि भैया चलो मारना है अब किसको, अंग्रेजों को। अब इस युद्ध में हैदर, निजाम और मराठा एक हो गए, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज तो बहुत तेज थे ना। इसी युद्ध में आक्रमण करते समय आप देखेंगे कि हैदर अली मारा जाता है, और इस युद्ध की जो समाप्ति होती है वो मंगलौर की संधि के बाद होती है। इंपॉर्टेंट एक नंबर की ये भी बात, अगर कोई पूछेगा मद्रास की संधि किस युद्ध के बाद, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, मंगलौर की संधि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है। तो दोनों बिल्कुल याद रखिएगा। मैं संधि का भी एक सीरीज लाऊंगा, एक वीडियो 40-50 मिनट की होगी वो भी, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो मैं देखो ना क्या 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 कर देता हूँ। अब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। हैदर अली मारा गया या मर गया। अब हैदर अली का लड़का टीपू साहब, कम उम्र में, बड़े बड़े उम्र में तो बहुत लोग क्रांति कर देते हैं, कम उम्र में 3-4 लोग ही हमको मिले। एक मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 वर्ष में आक्रमण करके खूब लूटा भारत को, बढ़िया से पीटा हम लोगों को और चला गया, कुछ कुहाड़ नहीं पाए हम लोग। दूसरा सिकंदर का देख लो, कम उम्र में विश्व विजेता करने निकला था और जीत भी गया था। थोड़ी सी भारत की मिट्टी है, इसी है कि जो यहाँ पर आया उसका विनाश निश्चित है, जिसका भी देख लो। टीपू भी कम उम्र का लड़का है, पिताजी मर गए हैं, पूरी जिम्मेदारी ऊपर है। अंग्रेजों को ये लगा कि लड़का है, शासन क्या करेगा। लेकिन छोटा बम बड़ा खतरनाक होता है सर, छोटे बम को कभी खिलवाड़ में ना लीजिए। और ये लोग मंगलौर की संधि की विफलता के बाद युद्ध शुरू कर दिए लोग। और मंगलौर की संधि कहीं ना कहीं एक समझौता था, पूर्ण रूप से एक संधि नहीं थी। मतलब कि नहीं कहते हैं कि एक ऐसी रस्सी थी कि उसका निश्चित था टूटना। अब देखो फिर से यहाँ पर कितना बड़ा धोखेबाजी भारतीयों का। और मैं कहता हूँ कि भारतीयों के साथ जो अंग्रेजों ने किया बिल्कुल किया, सही किया। देख, अंग्रेज, निजाम और मराठा, यहाँ अंग्रेज, निजाम, मराठा की संयुक्त सेना ने टीपू के बीच, मतलब कि अब फिर से वह निजाम और मराठे। इसीलिए आपको पता होगा कि मराठों को अंग्रेजों ने खूब पीटा आंग्ल मराठा युद्ध में। कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे इनको। और निजाम का क्या हैसर हुआ आपको पता ही होगा। ये तीनों लोग फिर मिल गए। हराना किसको? एक लड़के को हराना है, टीपू को। जबरदस्त है साहब, थोड़ा सा क्रांति है, नया खून है। हराने के लिए आक्रमण कर दिए लोग। और टीपू की समझदारी देखिएगा, जब युद्ध में हार रहा था टीपू समझ गया कि हम हार जाएंगे, तुरंत उसने समझौता कर लिया। और उसी को कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। बिल्कुल सही है सर, मरने से अच्छा है कि तुरंत समझौता करो, ठीक है ना। शिवाजी का देख लो, जानते थे कि अगर वास्तव में औरंगजेब की सेना अगर शिवाजी पर आक्रमण कर देती ना तो कभी हार जाते हो, कभी का कभी हार जाते। लेकिन समझदारी इतनी खतरनाक थी कि जो समझ में उनको आता था कि अब औरंगजेब में मार देगा, तुरंत संधि पे संधि, संधि पे संधि। टीपू सुल्तान समझ रहा था कि हम यहाँ कमज़ोर हैं, अभी मार देंगे सब। उसने तुरंत पेशकश किया संधि का, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जीत और हार में बस इतना ही का अंतर होता है कि अगर आप जीत गए झूठ बोल के भी, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने झूठ बोल के जीता या सही बोल के। लेकिन आप अगर हार भी सही बोल के हारते हैं तो आपसे आपके सही बोलने को 100 लोग झूठ बोलेंगे। बिल्कुल यही बात है यहाँ पर भी। यहाँ पर टीपू हार गया, और हार गया तो जाहिर सी बात है साहब, हारने का एक ही कारण है, हार गया तो हार गया। हम उसको जीत में नहीं कहेंगे, लेकिन उसकी समझदारी को जरूर यहाँ पे कवर करेंगे कि साहब श्रीरंगपट्टनम की संधि करके वो अपने आप को फिर से सुरक्षित कर लेता है और फिर से सोच लेता है कि फिर अगर मैं सही रहा तो इनको फिर से हराऊंगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि
आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद होती है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद आप श्रीरंगपट्टनम की संधि देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर से अब देखो अंग्रेज हरा चुके थे टीपू सुल्तान को, तो ये सोचे सब कि जो कहेंगे वो कर देगा। ऐसा काहे कर देगा, लड़का है, नया है, हाथ में चूड़ी पहन के थोड़ा बैठाए कि तुम जो मन करेगा कर लोगे तुम। अरे बढ़िया से खांचेगा तुमको, और किया भी ऐसा, ठीक है ना। मरता कौन नहीं था, ऐसे लोगों को मरने का संज्ञा नहीं दिया जाता, टीपू जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को मैं शहीद कहता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक ठे लॉर्ड वेलेजली थे, बहुत बहुत बदमाश आदमी था ही, है ना। इसने एक नीति चलाई थी, कई बार प्रश्नों में पूछा है कि सहायक संधि, और मैं ऐसे संधियों को एक एक करके कवर करूँगा। जैसे सहायक संधि किसे कहते हैं, इसके बाद आप देखे होंगे जैसे राज्य हड़प की नीति, मतलब ये नीतियाँ क्या है उस पर एक कभी वीडियो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि आधुनिक भारत को मैं सेपरेट रूप से कवर करूँगा। तो लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार करने के कारण, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेजली पहुँचे, टीपू से बोले, मतलब वो टीपू हार गया था, उनको लगा था कि अब कमज़ोर हो चुका है थोड़ा मेरा गला खराब है, दिक्कत है मुझे गला से। बोले कि चलो हमारी सहायता ले लो आप। टीपू इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और जब टीपू अस्वीकार कर दिया तो वेलेजली को उसको लगा कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, ये तो हमसे हार चुका है, मजबूरी संधि किया है। बड़ा गुस्सा है, उसने कर दिया आक्रमण, और जब आक्रमण कर दिया तो टीपू उस समय कमज़ोर भी हो चुका था, और अपने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया गया, और उसी युद्ध में टीपू मारा गया। तो वेलेजली बिल्कुल जब मतलब उसके प्रस्ताव को, सहायक संधि के प्रस्ताव को टीपू अस्वीकार कर देता है, तो वेलेजली उस पर आक्रमण कर देता है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो सर बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके जितने भी युद्ध हैं, ठीक है ना, चाहे कर्नाटक युद्ध हो, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, ठीक है ना, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। और कल मैं जितनी भी संधियाँ लगभग हुई हैं, ठीक है ना, सबका एक सेपरेट लेक्चर तैयार कर देता हूँ, कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है, ठीक है ना। मतलब कि अभी आधुनिक काल में ही की ही बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर पसंद आता है तो आप हमारा सहयोग करिए ज़रूर, ठीक है ना। एक दूसरे के मोबाइल पर शेयर करते रहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है ना। और स्टैटिक जी के हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप जीवन का आनंद भी ले रहे होंगे, ठीक है ना, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।